साल 1952 में उस समय के ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे रातों रात लता मंगेशकर की आवाज़ ऑल इंडिया रेडियो से बैन कर दिया गया। यह कोई तकनीकी खराबी नहीं बल्कि सरकार का एक ऐसा फैसला था जिसने आने वाले समय के लिए देश की जनता के मनोरंजन को नियंत्रण करना चाह रहा था, जिसमें उनका तर्क था कि फिल्मी गाने भारतीय संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं। आज के डिजिटल युग में जब हम स्पॉटिफाई या यूट्यूब पर एक क्लिक में अपना मनपसंद गाना सुन लेते हैं तो यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि आज़ादी के तुरंत बाद भारत सरकार की सोच अलग थी। उस समय रेडियो सरकार के नियंत्रण में था और इसे केवल शिक्षा और शास्त्रीय संगीत का माध्यम माना जाता था। यह किस्सा उस दौर का है जब सरकार ने तय किया कि जनता को क्या सुनना चाहिए और जनता ने सरकार को बता दिया कि वह क्या सुनना चाहती। कहानी की शुरुआत होती है 1952 में। बीबी केसकर देश के सूचना और प्रसारण मंत्री बने। केसकर शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े समर्थक थे। उन्हें लगता था कि हिंदी फिल्मी के गाने अश्लील और पश्चिमी प्रभाव वाले हैं। उनका मानना था इससे देश के युवाओं का चरित्र खराब हो रहा है। अपनी इसी सोच के चलते उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया जिसके तहत ऑल इंडिया रेडियो पर हिंदी फिल्मी गानों के प्रसारण पर रोक लगा दी गई और नए नियम के मुताबिक रेडियो पर सिर्फ 10% का समय ही लाइट म्यूजिक को दिया जा सकता था। नतीजा यह हुआ कि लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार जैसे दिग्गजों की आवाज़ सरकारी रेडियो से गायब हो गई। लता मंगेशकर जो उस समय तक एक बड़ी स्टार बन चुकी थी, लेकिन रातों रात सरकारी रेडियो से उनकी आवाज़ गायब हो जाना श्रोता के लिए एक बड़ा धक्का जैसा था। सरकार का मानना था कि इससे लोग शास्त्रीय संगीत सुनने लगेंगे, लेकिन इसका असर बिल्कुल उल्टा हुआ। भारत के दक्षिण में स्थित श्रीलंका का रेडियो स्टेशन रेडियो सिलोन, जो उस समय एक पावरफुल ट्रांसमीटर के साथ काम करता था, उन्होंने इस मौके को भांप लिया। रेडियो सिलोन ने हिंदी फिल्मी गाने का प्रसारण शुरू कर दिया और यहीं से एंट्री हुई एक युवा आवाज़ की, अमीन सयानी। अमीन सयानी की आवाज़ में बिना का गीतमाला शुरू हुआ। यानी ऑल इंडिया रेडियो पर शास्त्रीय संगीत आता था तो उसी समय दूसरे चैनल पर मनपसंद गाने बजने लगे, जिसका नतीजा यह हुआ कि जो विज्ञापन और पैसा भारत सरकार को मिलना चाहिए था वह अब विदेशी रेडियो स्टेशन के पास जाने लगा। लता मंगेशकर की आवाज़ को बैन करने की कोशिश ने उन्हें रेडियो सिलोन के जरिए और ज़्यादा लोकप्रिय बना दिया। 5 साल तक यह खींचतान चलती रही और आखिर में 1957 में सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि जनता पर जबरदस्ती संस्कृति थोपी नहीं जा सकती। वहीं अधिकारियों को समझ आ गया कि अगर उन्होंने फिल्मी संगीत को वापस नहीं लाया तो ऑल इंडिया रेडियो अपनी पूरी ऑडियंस खो देगा। श्रोताओं को वापस लाने के लिए ऑल इंडिया रेडियो को झुकना पड़ा और फिल्मी गाने के लिए एक पूरी तरह से नया चैनल शुरू किया, विविध भारती। यह भारतीय मनोरंजन इतिहास में जनता की पसंद की सबसे बड़ी जीत थी। उस एक फैसले ने तय कर दिया कि भारत में रेडियो केवल खबरों का नहीं बल्कि मनोरंजन का भी माध्यम होगा। बीबी केसकर का वो फैसला भले ही अच्छे इरादों से लिया गया हो, लेकिन उसने साबित कर दिया कि लोकतंत्र में आप किसी कला या कलाकार को सरकारी आदेश से खत्म नहीं कर सकते। लता मंगेशकर की आवाज़ पर लगा यह अघोषित बैन ही विविध भारती के जन्म का कारण बना। 1957 में विविध भारती की शुरुआत सिर्फ एक रेडियो चैनल का खुलना नहीं था, बल्कि यह इस बात का प्रमाण था कि लोकतंत्र में जनता की पसंद ही सर्वोपरि होती है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर करें और ऐसे ही अनसुनी राजनीतिक और ऐतिहासिक कहानियों के लिए देखते रहिए जनबल। जय हिंद।